Hello everyone, welcome back to another video of the rapid revision for the subject the Code of Criminal Procedure 1973। और हमने अब तक जितनी वीडियो रैपिड रिवीजन की बनाई है उन पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। और आज वाले चैप्टर में, आज वाले लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर 12 जो हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। और आज हम करेंगे 168 टू ऑनवर्ड्स, सेक्शन 168 से लेके जितने हमसे हो सकते हैं उतने करेंगे, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, क्योंकि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के 6 दिन रह गए हैं, 6। अब आपका संडे चला गया, आज मंडे है, नेक्स्ट संडे तो आपका एग्ज़ाम ही है और हमारा एग्ज़ाम है। तो हमें अब रैपिडली वेब से जो इम्पोर्टेंट जो अब सेक्शंस हैं मैं वो कराऊंगा जिन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अब ये 168 इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 169 यह इंपॉर्टेंट है, रिलीज ऑफ अक्यूज व्हेन एविडेंस इज डेफिसिट। अक्यूज को छोड़ दिया जाएगा जब सबूत है उसके खिलाफ, जब अपराध हुआ है वो डेफिसिट है, मतलब कमज़ोर है, मतलब कम है, मतलब डेफिसिट मतलब उनमें कुछ खामियां हैं, ठीक है। इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंतर्गत कोई पुलिसकर्मी या कोई अन्य व्यक्ति जांच पड़ताल कर रहा था, इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन दैट देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन टू जस्टिफाई द फॉरवर्डिंग ऑफ द अक्यूज टू मजिस्ट्रेट। यह एसएचओ को, जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस थाने का, उसको लगता है कि कोई भी उचित आधार नहीं है, कोई भी संतोषजनक आधार नहीं है कि अक्यूज ने कोई अपराध किया है, और इसलिए ही अक्यूज को मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। सच ऑफिसर शैल, तो वो ऑफिसर इंचार्ज क्या करेगा, शैल मैंडेटरी है, क्या करेगा। इफ सच पर्सन इज इन कस्टडी, अगर वह व्यक्ति, वह अक्यूज जिसको उसने हिरासत में ले रखा है, अगर तो भाई जांच पड़ताल कर रहा है तो हिरासत में ले रखा होगा, या जांच पड़ताल कर रहा है लेकिन हिरासत में नहीं ले रखा है तो क्या करेगा। इफ सच पर्सन इज इन कस्टडी, तो इसमें बात हो रही है अगर वह हिरासत में है, वह व्यक्ति जिसके खिलाफ जांच पड़ताल हो रही थी अपराध की, रिलीज हिम ऑन इज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड, उसको छोड़ देगा उस व्यक्ति को, और उसके मुचलके पे छोड़ देगा, उससे मुचलका भरवाएगा कि मुचलका भर दे, एक बॉन्ड भर दे कि मैं जब बुलाऊंगा कोर्ट में या फिर कुछ भी जरूरत पड़ेगी तुम आ जाओगे, ठीक है। एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज, भाई या तो किसी श्योरिटी को लिया हो या तो विदाउट श्योरिटी, ठीक है। एज सच ऑफिसर में डायरेक्ट, और जैसा कि वो ऑफिसर इंचार्ज एसएचओ निर्देश देता है वैसा करना पड़ेगा, उसमें बॉन्ड में भरना पड़ेगा अमाउंट, ठीक है। टू अपीयर इफ एंड व्हेन सो रिक्वायर्ड, कि मैं हाजिर हो जाऊंगा, अक्यूज बोल रहा है अपने बॉन्ड में कंडीशन लिख रहा है मैं हाजिर हो जाऊंगा जब मेरे को बुलाया जाएगा और जब मेरी हाजिरी मांगी जाएगी। बिफोर अ मजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, अगर मेरे खिलाफ अब पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है, भाई कंडीशन यही है उसकी बॉन्ड बनने की, भाई आपने तो मेरे को छोड़ दिया एसएचओ ने, भाई क्योंकि सबूत इतने संतोषजनक है नहीं, और जो मेरे को कस्टडी में था मेरे को रिलीज कर दिया गया। तो वो यही कहता है एक बॉन्ड में कि जब पुलिस रिपोर्ट, अगर भाई अब तो एविडेंस डेफिसिट है, अब तो मेरे खिलाफ पुलिस रिपोर्ट फाइल हो नहीं रही, मेरे को इसीलिए छोड़ा जा रहा है, अगर चार्जशीट फाइल होती है 2-3 महीनों में, कुछ और सबूत मिलते हैं, तो मैं मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने हाजिरी दे दूंगा, और उस मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने दूंगा जो कि कोग्निजेंस लेने में सक्षम है, ठीक है, मतलब इलाका मजिस्ट्रेट के सामने। एंड टू ट्राई द अक्यूज और कमिट हिम फॉर ट्रायल, या तो वो मजिस्ट्रेट साहब ट्राई कर सकते हैं, मतलब उस अक्यूज के केस की ट्रायल चला सकते हैं, या फिर उसको कमिट फॉर ट्रायल कर सकते हैं उसके केस को, मतलब वो सेशन केस है, एक्सक्लूसिवली ट्राइबल पर सेशन कोर्ट है, तो उसको कमिट कर देंगे, तो उनके सामने हाजिर हो जाऊंगा जो मजिस्ट्रेट जो कि कमिट करेंगे केस को, ठीक है। तो यह था 169। अब 170 कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। केसेस टू बी सेंड टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट, अब केसेस भेज दिए जाएंगे, मुकदमे भेज दिए जाएंगे मजिस्ट्रेट साहब को जब एविडेंस सफिशिएंट है, मतलब संतोषजनक है, ठीक है। अब पढ़ते हैं 170 का 1। इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंतर्गत जांच पड़ताल चल रही है, कौन सा चैप्टर, चैप्टर 12 के अंतर्गत। इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, यह लगता है, यह अपीयर होता है किसको, यह दिखाई देता है एसएचओ, पुलिस थाने के एसएचओ को, दैट देयर इज सफिशिएंट एविडेंस, कि बहुत संतोषजनक हमारे पास सबूत जुड़ चुके हैं, और रीजनेबल ग्राउंड एज ऑफर सेड, और बहुत ही रीजनेबल आधार है हमारे पास, मतलब कारण करने के आधार है कि हाँ इस अपराधी ने अपराध किया है। और फिर आगे क्या होगा, सच ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द अक्यूज अंडर कस्टडी टू अ मजिस्ट्रेट, तो वह पुलिस ऑफिसर है, वह एसएचओ है, उस अक्यूज को फॉरवर्ड कर देगा, उस अक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, और उसी मजिस्ट्रेट के सामने एसएचओ उसको भेजेगा, अक्यूज को भेजेगा, जो कि मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड होंगे कॉग्निजेंस लेने में उस अपराध के लिए, मतलब इलाका मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, और पुलिस रिपोर्ट पर वो कॉग्निजेंस ले सकेंगे मजिस्ट्रेट उसकी। एंड टू ट्राई द अक्यूज और कमिट हिम फॉर ट्रायल, या फिर वो खुद ट्राई कर लेंगे मजिस्ट्रेट साहब उसको, या फिर उसको कमिट कर देंगे ट्राई के लिए। तो कमिट कहाँ करेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन में कमिटल होता है, कभी हाई कोर्ट में नहीं होता, ना सुप्रीम कोर्ट में होता, ओनली कोर्ट ऑफ सेशन में कमिटल होता है, सेक्शन 209 में और सेक्शन 323 में, ठीक है, सीआरपीसी में। और इफ द ऑफेंस इज बेलेबल एंड द अक्यूज इज एबल टू गिव सिक्योरिटी, अगर तो अपराध भाई बेलेबल है
जिसमें फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है ये तो अक्यूज की राइट है इसमें बेल लेना, और अक्यूज रेडी भी है कि भाई सिक्योरिटी भी दे दूंगा मैं, ठीक है। शेल टेक सिक्योरिटी फ्रॉम हिम फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर सच मजिस्ट्रेट ऑन अ डे फिक्स्ड फॉर हिज अटेंडेंस फ्रॉम डे टू डे बिफोर सच मजिस्ट्रेट अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड। तो अगर बेलेबल अपराध है और उसको एविडेंस भी सफिशिएंट है और उसको भेजना था अब मजिस्ट्रेट के सामने कस्टडी में, मतलब पेश होने के लिए, तो अगर वो बेलेबल अपराध है और वो सिक्योरिटी देने में सक्षम है वो अक्यूज्ड, तो एसएचओ से सिक्योरिटी ले लेगा और उसको बता देगा कि हम तेरे को तारीख बता देंगे कौन सी तारीख को तेरे को मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में जाना है, और प्रतिदिन फिर जाना पड़ेगा जब भी वो बुलाएंगे, ठीक है। तो यह था हमारा 170 का ही, 170 अब 170 का 2। व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड्स एन अक्यूज टू अदर मजिस्ट्रेट, या तो जब पुलिस एसएचओ एक पुलिस थाने का एक अक्यूज को फॉरवर्ड कर देता है, अक्यूज को कहाँ फॉरवर्ड कर देता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और टेक सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर सच मजिस्ट्रेट, या तो एसएचओ सिक्योरिटी ले लेता है उस अक्यूज से कि भाई तू अभी तो सिक्योरिटी दे दे क्योंकि ये अवेलेबल अपराध है, और हम तेरे को तारीख बता देंगे कि कौन से तारीख को तेरे को मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने जाना है। अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के तहत बताते हैं ये बात, ही शैल सेंड टू सच मजिस्ट्रेट एनी वेपन और अदर आर्टिकल विच इट मे बी नेसेसरी टू प्रोड्यूस बिफोर हिम। तो वो एसएचओ क्या करेगा, अब उस एसएचओ ने कोई उस अपराधी से कोई वेपन, कोई हथियार है, कोई वेपन है या कोई अदर आर्टिकल है जो कि ऑफेंस में यूज हुआ है, तो वो भिजवा देगा किसके पास, मजिस्ट्रेट साहब के पास, ठीक है। नेसेसरी टू प्रोड्यूस बिफोर हिम, सेंड टू सच मजिस्ट्रेट एनी वेपन और अदर आर्टिकल। तो अगर अक्यूज से कोई हथियार की बरामदगी हुई थी या कोई और अन्य आर्टिकल जो कि अपराध से जुड़ा हुआ है उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने भिजवा दिया जाएगा, ठीक है। एंड शेल रिक्वायर द कंप्लेनेंट इफ एनी एंड so many of the persons who appears to such officer to be acquainted with the facts and circumstances of the case as they think necessary to execute a bond to appear before the magistrate as thereby directed and prosecute or give evidence as the case may be in the matter of the charge against the accused। तो इसमें कह रहा है जो एसएचओ है वो विटनेसेस से और कंप्लेनेंट से भी बॉन्ड भरवा लेगा कि भाई इस अक्यूज को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तुम भी अपना मेरे को बॉन्ड भर के दो कि तुम भी जब इसकी ट्रायल चलेगी तुम भी आ जाओगे गवाही वगैरह देने, तो उनके लिए भी बॉन्ड भरवा लिया जाता है। ये स्पेशली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ से, एंड शैल रिक्वायर द कंप्लेनेंट इफ एनी एंड so many of the persons who appear to such officer to be acquainted with the facts and circumstances of the case as he may think necessary to execute a bond appear before the magistrate as thereby directed and prosecute or give evidence as the case may be in the matter of the charge against the accused। तो अब एसएचओ की पावर है कि जो जिसने कंप्लेंट की है एक विक्टिम ने या फिर उसकी फैमिली वाले ने, तो वह प्रोसिक्यूशन तो वही चलाएगा, ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन तो एपीपी साहब चलाएंगे मजिस्ट्रेट कोर्ट में, लेकिन कंप्लेनेंट तो वो रहेगा, उसके कहे अनुसार तो कंप्लेंट फाइल हुई है, अगर वो कहता ही नहीं तो कंप्लेंट फाइल होती नहीं, वो अक्यूज जेल में जाता ही नहीं। तो यही कह रहा है कि भाई एसएचओ साहब उस कंप्लेनेंट से और केस के जुड़े हुए गवाहों से जिन्होंने जो कि भली भांति एक्वेंटेड हैं फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के, तो उनसे भी सिक्योरिटी ले लेगा कि तब बुलाए जाए गवाही वगैरह देने प्रोसिक्यूशन के लिए तो तुम आ जाना मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, ठीक है। ये 170 का 2 हुआ, 170 का 3। इफ द कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज मेंशन इन द बॉन्ड, अगर जो एसएचओ क्या भरवाता है, जो एसएचओ बॉन्ड भरवाता है और वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का बॉन्ड भरवा लेता है, मतलब मजिस्ट्रेट सीजीएम की कोर्ट का बॉन्ड भरवा लेता है, क्या पता सीजीएम ट्राई करते हैं उस मैटर को। सच कोर्ट शैल बी हेल्ड टू इंक्लूड एनी कोर्ट टू विच सच मजिस्ट्रेट में रेफर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल। तो जो सीजीएम वाला कोर्ट है, जो अदर मजिस्ट्रेट के कोर्ट है, उसमें भी मान लो कि बॉन्ड में वह भी इम्प्लाइड है, बॉन्ड में उनका नाम भी लिखा हुआ है, क्योंकि सीजीएम ट्राई थोड़ी करेंगे, सीजीएम के पास केस जाएगा, वो अपने किसी सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भेज देंगे, ठीक है। तो इसमें मान लो कि उन मजिस्ट्रेट का नाम भी इम्प्लाइड लिखा हुआ है बॉन्ड में। प्रोवाइडेड रीजनेबल नोटिस टू सच ऑफ सच रेफरेंस इज गिवन टू सच कंप्लेनेंट और पर्सन्स। तो बताया गया है कि जो कंप्लेनेंट है और जो विटनेसेस हैं जिनको पता चल रहा है, बस उनको तो पता है कि सीजीएम कोर्ट का बॉन्ड भरवाया गया, तो क्या पता वो सीजीएम कोर्ट में पहुंच जाएं और सीजीएम कोर्ट में जाके पूछे हमारा मुकदमा था, हम गवाही देने आए हैं। सीजीएम साहब का रीडर बोलेगा, सीजीएम साहब बोलेंगे कौन सा मेरे पास कुछ नहीं है, अब वो तो इसलिए वो एसएचओ उनको बता देगा कि भाई कौन से कोर्ट में तुम्हारा मैटर चल रहा है, कौन से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। तो यह था 170 का 3। अब 170 का 4। The officer in whose presence the bond is executed shall deliver a copy thereof। जिस ऑफिसर की, जिस पुलिसकर्मी की निगरानी में एक बॉन्ड को एग्जीक्यूट किया गया था, तो वो एक नकल की उस बॉन्ड की, उस मुचलके की नकल कहाँ भेजेगा, टू वन ऑफ द पर्सन हु एग्जीक्यूटेड, एक नकल उसको भी दे देगा जिस व्यक्ति ने वह बॉन्ड मुचलके में आया है, मतलब अक्यूज को दे देगा या फिर कंप्लेनेंट को दे देगा या फिर उन गवाहों को भी दे देगा एक नकल उसकी।
एंड शैल देन सेंड टू द मजिस्ट्रेट द ओरिजिनल विद हिज रिपोर्ट, और अपनी रिपोर्ट के साथ एसएचओ या वह पुलिसकर्मी जिसने बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया है उस अक्यूज से बेलेबल ऑफेंसेस में, या फिर उन कंप्लेनेंट से और उनसे विटनेसेस से, तो नकल तो उन्हें दे देगा, एक नकल भाई कि तुम ये तुम्हारी नकल लो, ओरिजिनल फिर कहाँ भिजवा देगा, ओरिजिनल मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास भिजवा देगा, और अपनी रिपोर्ट भी लिखेगा कि मैंने बेलेबल ऑफेंसेस था तो उसको छोड़ दिया है, या फिर कोई भी अन्य रीज़न हो सकते हैं कि मैंने इसके लिए ये मुचलका भरवाया। तो ठीक है, ये हुआ हमारा 170 पूरा। अब हम पढ़ेंगे 171 इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हम पढ़ेंगे 172 डेयरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। अब डेयरी जो केस डेयरी होती है, जो कंपोजिट केस डेयरी होती है, उसकी बात हो रही है 172 में। तो 172 के साइड में आप लिख भी सकते हैं सीसीडी कंपोजिट केस डेयरी। इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में पुलिस ऑफिसर दिनचर्या इन्वेस्टिगेशन में वो क्या उसको क्या क्या लीड्स मिल रही हैं, किससे उसको मिलना है। नहीं भाई, उसके पास कम से कम 50 केस होते हैं एक बारी में पुलिस ऑफिसर के पास, जो आईओ रहता है। भाई कोई एएसआई है ढंग का या एसआई है, उसके पास 50 केसेस होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब वो हर मुकदमे की, हर एक अपराध की केस डायरी बनाता है, अलग अलग एक एफआईआर की अलग केस डायरी। अब इन्वेस्टिगेशन में पार्ट 1 जो रहेगा उसमें अब वो किस व्यक्ति से जाके मिला, किस व्यक्ति से उसने पूछताछ करी, और मटेरियल फैक्ट्स अगर उस व्यक्ति ने उसको दिए तो वो कहाँ लिखेगा, पार्ट 1 में नहीं लिखेगा, अब कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 2 में लिखेगा मटेरियल फैक्ट्स। कोई अहम जानकारी किसी गवाह ने दी जो कि अपराध उसने होते हुए देखा था, तो पहले तो उसमें 161 में, वो 161 सीआरपीसी में पहले तो पुलिस ऑफिसर उससे ओरली पूछेगा कि हाँ बताओ क्या देखा तुमने। अगर भाई वो अच्छे जवाब देता है, मतलब रेलिवेंट से जवाब देता है, तो अब वो कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 2 में उसको लिख लेगा। तो और फिर जाके अपने पेज में जो लिखते हैं A4 पेज में या लीगल पेज में जो कोर्ट में भिजवाए जाते हैं उस पर लिख लेगा। ठीक है, तो अब बताते हैं 172 डेयरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। अब डेयरी जो डायरी रहेगी प्रक्रिया की, किसमें, जांच पड़ताल के दौरान। तो 172 का 1, एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, हर वह पुलिसकर्मी जो जांच पड़ताल कर रहा है चैप्टर 12 के अंतर्गत, शेल डे बाय डे एंटर हिज प्रोसीडिंग्स, तो दिन प्रतिदिन क्या करेगा, एंटर करेगा अपनी प्रक्रिया इन द इन्वेस्टिगेशन इन अ डेयरी, और उसकी जांच पड़ताल से जुड़ी हुई वो प्रक्रिया वो क्या कर रहा है और किसमें एंटर करेगा, डेयरी में। तो ये डेयरी कौन सी है, कंपोजिट केस डेयरी CCD। ठीक है, सेटिंग फोर्थ द टाइम एट विच द इन्फॉर्मेशन रीच्ड हिम, उस डायरी में क्या क्या लिखेगा कि वह कौन सा टाइम था जिस टाइम उससे जानकारी मिली अपराध की। द टाइम एट विच ही बिगेन एंड क्लोज द इन्वेस्टिगेशन, अब वह टाइम भी लिखेगा कि उसने कब कमेंसमेंट की, कब शुरुआत की अपनी इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल करने के लिए, और कब उसने इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म कर दिया। द प्लेस और प्लेसेस विजिटेड बाय हिम, अब वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कितनी जगहों पर गया और कौन कौन सी जगहों पर गया वो भी उस डायरी में लिखी जाएगी पार्ट 1 में। ठीक है, एंड स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस असर्टेन्ड थ्रू हिज इन्वेस्टिगेशन, और वो अपनी हालात भी लिखेगा। अब वो अपने कथन भी लिखेगा किन हालातों के बारे में जो कि उसने पता लगाए इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान। ठीक है, ये 172 का है। अब 172 का 1A सेक्शन 172 सब सेक्शन 1 कैपिटल A, द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 आ गया ना, जो कथन विटनेसेस के गवाहों के रिकॉर्ड किए गए थे, और वो कब रिकॉर्ड किए गए थे उनके कथन, जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब जांच पड़ताल चल रही थी उस अपराध के विषय में। तो 161 में 161 में अभी मैंने बताया था कि वो पार्ट 1 में रिकॉर्ड करता है ओरली, तो वही कह रहा है द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, तो कथन है जो गवाहों के जो रिकॉर्ड किए गए थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 शैल बी इंसर्टेड इन द केस डायरी, तो वो इंसर्ट कर दी जाएंगे कहाँ, वो कहाँ पे उसको इंसर्ट करेगा वो पुलिस ऑफिसर, 160 वो कंपोजिट केस डायरी में। ठीक है, CCD में। तो 161 में हमें बिल्कुल स्पेसिफिकली इसके बारे में बता रखा है कि भाई कैसे पार्ट 1 में कैसे होंगे और पार्ट 2 में कैसे होंगे। तो पार्ट 1 में जो है ओरली उनसे परीक्षा लेगा। ठीक है, पहले तो मौखिक रूप से कर लेगा, मौखिक रूप से उसको कुछ अच्छा लगता है। ठीक है, वो उसको पुलिस ऑफिसर को पता लगता है भाई हाँ ये बिल्कुल फतेह का गवाह है, ये सारी जानकारी तोते की तरह दे रहा है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं लिखित कर लेता हूँ। वो कहाँ पे लिखित करेगा, कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 2 में। ठीक है, जो कि उस पर रफ वर्क नहीं होता जो पार्ट 2 होता है, उस पर स्टेटमेंट्स लिखी जाती है गवाहों की। ठीक है, विक्टिम की, उसमें मिसलेनियस वर्क नहीं होता जो कि पार्ट 1 में होता है कि भाई आज मेरे को रविंदर से मिलना है, आज मेरे को सुरेंद्र से मिलना है, आज मेरे को उससे मिलना है। ठीक है, ये नहीं होता उसमें। पार्ट 2 में सिर्फ होता है मेन काम। ठीक है, मिसलेनियस काम नहीं होता। मेन काम कौन सा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। अब सेक्शन 172 सब सेक्शन 1 कैपिटल B, द डायरी रेफर टू इन सब सेक्शन 1 शैल बी अ वॉल्यूम एंड ड्यूली पैगिनेटेड, जो डायरी जो कंपोजिट केस डायरी होगी वो
पूरी इकट्ठी होगी, वो पेजेस में नहीं होगी। उसको पेजेस तो सब डायरी में होते हैं, लेकिन वो पूरी मोटी डायरी होगी या जितनी भी उसकी थिकनेस हो सके या फिर ब्रॉडनेस हो सके उतनी होगी, लेकिन वो पैगिनेटेड होगी, मतलब उसको धागे से पहले से सिलाई होगी, या फिर जो पेजेस की डायरी बनाता है वो पुलिस ऑफिसर, या तो उसको पैगिनेटेड करवा देगा। पैगिनेटेड मतलब बाइंडिंग करवा लेगा, ठीक है। अब सेक्शन 172 सबसेक्शन 2, एनी क्रिमिनल कोर्ट may send for the police diaries of a case under inquiry trial in such court and may use such diary not as evidence in case but to aid in such inquiry or trial। ठीक है, आया है समझ में? दोबारा बताता हूँ। सबसेक्शन 2, एनी क्रिमिनल कोर्ट may send for the police diaries, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट सेंड कर सकता है, भेज सकता है केस डायरीज को, ऑफ द केस, किसमें, जो केस की केस डायरी है उसको, अंडर इंक्वायरी और ट्रायल। वो केस क्या है, एक मुकदमा, क्रिमिनल मुकदमा क्या है, इंक्वायरी कर रहा है कोर्ट उसकी, या फिर ट्रायल कर रहा है इन सच कोर्ट, उसी कोर्ट में। एंड मे यूज सच डायरीज, मतलब पुलिस ऑफिसर क्रिमिनल कोर्ट को डायरी भेज रहा है, और अब क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बता रहा है कि क्रिमिनल कोर्ट उसे इंक्वायरी और ट्रायल में यूज कर सकती है, पर कैसे यूज कर सकती है। एंड मे यूज सच डायरीज, तो क्रिमिनल कोर्ट उस डायरी को यूज कर लेंगे, कंपोजिट केस डायरी को, नॉट एज एविडेंस इन द केस, पर उसमें से कोई गवाही नहीं ली जाएगी उस केस डायरी में, ठीक है। गवाही तो जो 173 में जो चार्जशीट जमा होती है उसमें ही सारी गवाहियाँ वही जो होंगी, जब कौन से विटनेस लिखे गए हैं, उनकी प्रीवियस स्टेटमेंट 161 की जो कागजात पूरे होंगे 207 में 208 में वो अक्यूज को दिए जाएंगे। पर पुलिस रिपोर्ट तो 173 सबसेक्शन 2 में जमा होगी ना, तो उसमें सारे ही रिकॉर्ड अक्यूज को दिए जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि डायरी उसको नहीं दी जाएगी, अक्यूज को डायरी नहीं दी जाएगी, और कोर्ट उस जो डायरी उसके पास पुलिस ऑफिसर ने भेजी है जिसने इन्वेस्टिगेशन की थी एक मुकदमे में, तो कोर्ट भी उसको गवाही की तरह यूज नहीं करेगा उस डायरी को, ठीक है। बट टू एड इट इन सच इंक्वायरी और ट्रायल, बट क्या अब कोर्ट उस डायरी से बस अपने आप की मदद कर सकता है कि भाई क्या क्या मैटर है मैं देखता हूँ किस ये पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसने क्या कारनामे किए, किस किस से मिला है, वो उसको बस एड करेगा, वो डायरी मजिस्ट्रेट को एड करेगी, मतलब मदद करेगी केस की कार्रवाइयों में, पर उससे कोई गवाही नहीं ली जाएगी, ठीक है। अब सेक्शन 172 का सबसेक्शन 3, नीदर द अक्यूज्ड नॉर हिज एजेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉल फॉर सच डायरीज। अब तो 91 में, सेक्शन 91 सीआरपीसी में अपराधी को डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है, वो जब ट्रायल के दौरान कोई भी डॉक्यूमेंट उसको नीडेड है तो वो मंगवा सकता है। तो यही कह रहा है, नेदर द अक्यूज, ना तो वो अपराधी अक्यूज, नॉर हिज एजेंट्स, ना तो उसका वकील, शेल बी एंटाइटल्ड टू कॉल फॉर सच डायरीज, तो वो हकदारित नहीं है कि इन कंपोजिट केस डायरी को मंगवा ले, कहाँ से, पुलिस थाने से मंगवा ले, अगर ऐसे उसको मजिस्ट्रेट साहब को नहीं जमा करवाई गई है, या मजिस्ट्रेट साहब से बोल दे सर मैं हमको भी डायरी दिखा दीजिए, नहीं, नॉट एंटाइटल्ड। नॉर शैल ही और दे बी एंटाइटल्ड टू सी देम मियरली बिकॉज दे आर रेफर्ड टू बाय द कोर्ट, सिर्फ इसी कारण की वजह से कि कोर्ट उसमें से कोई अपनी एड ले रहा है उस डेयरी में से, तो यही कारण भी नहीं बनेगा कि अक्यूज्ड को और उसके वकील को वह डेयरी देखने के लिए मिल जाएगी, बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगी। बट परंतु कब मिल सकती है, इफ दे आर यूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर हु मेड देम टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, अगर उस केस डायरी को पुलिसकर्मी यूज करता है, और क्यों यूज करता है, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए। भाई ट्रायल स्टेज पे आया होगा पुलिसकर्मी जिसने इन्वेस्टिगेशन की होगी, अब वो कोर्ट में जो डायरी है कंपोजिट केस डायरी को जमा हुई पड़ी है, अब उसको बोलता है सर मेरे को दिखा दीजिए, मैं एक बार रिफ्रेश अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास इतने सारे केस है, वो उसकी राइट है रिफ्रेश करने की मेमोरी, सेक्शन 159 इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है, उसको रिफ्रेश करने की उसकी राइट है कि वो जो उसने लिखा है पहले वो देख सकता है। तो अगर उसने ऐसा किया ना, पुलिसकर्मी ने मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए वो डायरी देख ली कंपोजिट केस डायरी, अब क्या होगा, और इफ द कोर्ट यूजेस देम फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग सच पुलिस ऑफिसर, या कोर्ट ने अब यूज कर दिया उस केस डायरी को उस पुलिसकर्मी को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, या कोई उससे इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ पुलिसकर्मी था, सिर्फ क्या करने के लिए, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, मतलब उसको उलझाने के लिए। तो अब क्या होगा, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 161 और सेक्शन 145 एज द केस मे बी ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट शेल अप्लाई। तो अब उस अक्यूज के पास पूरी राइट आ जाएगी, अगर तो पुलिस ऑफिसर ने वह केस डायरी अपनी रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए यूज करी, तो अब अक्यूज्ड भी उस डायरी को देखेगा और उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, या कोर्ट ने ही अपने मतलब के लिए पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए अपने वो केस डायरी देखी, तो अब अक्यूज के पास भी राइट आ जाएगी कि वह अब डायरी को यूज करेगा, ठीक है, वरना जनरल रूल तो नहीं करेगा, पर इन दोनों व्यक्तियों ने यह कार्य किए तो करेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब पुलिस ऑफिसर बहुत सारी मनगढ़ंत चीज़ें लिख देते हैं केस डायरी में, जो कि जिनका कोई रेलिवेंस नहीं होता केस से। सो अब क्या होता है भाई, जो मनगढ़ंत जो चीज़ सच्ची ही नहीं है वो उसको याद कैसे रहेगी, भाई सच्ची चीज़ तो सबको याद रहती है। आज से 20 साल पहले जो सच्ची चीज़ घटना हुई होगी किसी के साथ, या
या मेरे साथ, मेरे को भी याद है भाई 20 साल पहले या 5 साल पहले मेरे साथ एक सच्ची घटना हुई थी, हूबहू उस सच्ची घटना का कथन मैं बता दूंगा। लेकिन अगर मैंने कोई मिर्च मसाला लगा के किसी को वह कथन बताया हुआ है, ठीक है, तो मैं कैसे याद रख पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम मैंने अपनी झूठी इमेजिनेशन उसमें लिख दी। तो ऐसे ही कई पुलिस ऑफिसर करते हैं, उस केस डायरी में यूं ही झूठे सब्सटेंस लिख देते हैं, क्योंकि भाई कोर्ट में तो यह पहुंचानी है। और मजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे भाई क्या इन्वेस्टिगेशन करी तुमने, ये करा, कुछ नहीं करा, पुलिस इसको अक्यूज को लोको में डालो, एक दो चक्कर वैसे ही मारिए और लिख लो, कुछ भी अंड बंड जो डाटा है वो लिख लो। अब भाई उसको झूठी चीज़ कहाँ से याद रहेंगी। तो भाई रिफ्रेश मेमोरी के लिए उसकी राइट तो है 159 इंडियन एविडेंस एक्ट में, पर तब भी वो कितना याद कर लेगा, अगर फिर उसने याद करेगा भाई झूठी मेमोरी को देखने के लिए, जो झूठी उसने अपना कथन उस केस डायरी में लिखे हैं कि भाई आज मैं सुरेंद्र से मिला, हालांकि वो सुरेंद्र से मिला नहीं था किसी गवाह से, आज मैं नरेंद्र से मिला, हालांकि वो नरेंद्र किसी गवाह से मिला ही नहीं था। अब उसको पता है कि भाई इस केस में तो मैंने झूठे झूठे तथ्य इस केस डायरी में लिखे हुए हैं, उन दोनों गवाहों से तो मैं कभी मिला ही नहीं और उसमें उनका नाम है। तो अब क्या होगा, उसने यूज़ करी तो अब अक्यूज के पास राइट आ जाएगी, वो कहेगा, अक्यूज कहेगा भाई तुमने इस सुरेंद्र नरेंद्र का नाम लिखा है, ये कभी गवाही देने क्यों नहीं आए, तुमने केस डायरी में तो नाम लिखा है इसका, इस सुरेंद्र नरेंद्र का, कि मैं उससे मिला और उसने मेरे को मटेरियल फैक्ट दिए या नहीं दिए, तो अब ये कभी गवाही देने क्यों नहीं आ रहे भाई, तुमने प्रोसिक्यूशन एविडेंस चलो इनको ऐड नहीं किया, चलो इनको हमने बुला लिया, पर ये व्यक्ति तो आ ही नहीं रहे, क्यों नहीं आ रहे, ना तो ये नोटिस कर रहे, बोलते कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हम तो कहीं बाहर थे, ये तो तुम्हारी स्टोरी को सपोर्ट ही नहीं कर रहे। तो ऐसा हो सकता है, ऐसे उसका कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है अक्यूज के द्वारा केस डायरी को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो अब सेक्शन 172 हमारा हो गया। अब सेक्शन 173 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें चालान और चार्जशीट जमा होती है कोर्ट में, तो यह पढ़ेंगे हम, ठीक है। सेक्शन 173 रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब पुलिस रिपोर्ट जमा करेगा कौन, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो पुलिसकर्मी जो जांच पड़ताल कर रहा था। अब सेक्शन 173 सब सेक्शन 1, एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। हर जांच पड़ताल जो चैप्टर 12 में कंप्लीट होगी एक पुलिसकर्मी करेगा को या कोई अन्य व्यक्ति करेगा जिसको ऑथराइज किया हुआ मैजिस्ट्रेट ने या किसी भी व्यक्ति ने, तो सॉरी पुलिस रिपोर्ट अगर जमा होगी तो पुलिस ऑफिसर ही करेगा। तो यही बोल रहा है, जो भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस चैप्टर के अंतर्गत, चैप्टर 12 के अंतर्गत, सॉरी तो वो उसको इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर देगा, समाप्त कर देगा विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना कोई देरी करे हुए, मतलब जल्द से जल्द उसको समाप्त कर देगा इन्वेस्टिगेशन को, ठीक है। अब सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 कैपिटल ए, द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 अब एक जांच पड़ताल चल रही थी और कौन से अपराध में चल रही थी, ये वुमेन के प्रति रेप वाले ऑफेंसेस में, सेक्सुअल ऑफेंसेस में चल रही थी, ठीक है। अब ऑफ द आईपीसी शैल बी कंप्लीटेड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द इन्फॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो वुमेन के प्रति सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल आईओ कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 2 months में। प्री का क्वेश्चन है, कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 2 months का टाइम दिया जाएगा। और कब से 2 months कैलकुलेट होंगे, जब से कि उनको वुमेन ने जानकारी दी थी उस ऑफेंस की कि मेरे साथ ऑफेंस हुआ, उस दिन से 2 महीनों में 2 months में वह इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देगा आईओ, ठीक है। तो यह था हमारा 173 का सबसेक्शन 1 कैपिटल ए। 173 का सबसेक्शन 2 का सब हेड 1, एज सून एज इट इज कम्प्लीटेड, जिस जल्द से जल्द जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड टू अ मैजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। अब जो एसएचओ साहब हैं पुलिस थाने के, वो उस इन्वेस्टिगेशन वाली रिपोर्ट को, अपनी पुलिस रिपोर्ट को एक मैजिस्ट्रेट साहब के पास भेज देंगे जो कि एम्पावर्ड है, मतलब जो कि कॉग्निजेंस लेने में सक्षम है। अब एम्पावर्ड कौन से हो सकते हैं भाई, ऑब्वियसली इलाका मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं या उस डिस्ट्रिक्ट का सीजीएम हो सकता है। भाई सीजीएम की ड्यूटी फिर वो आगे किसी भी मैजिस्ट्रेट को बांटे, ठीक है। अ रिपोर्ट इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट स्टेटिंग, अब वो रिपोर्ट जो भेजेगा, जो कि मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाएगी कॉग्निजेंस लेने के लिए, सीजीएम साहब को भेजी जाएगी कॉग्निजेंस लेने के लिए, उसमें क्या क्या फॉर्म्स होंगे, उसमें क्या क्या फॉर्म की तरफ प्रिस्क्रिप्शन होगी, मतलब उसमें क्या क्या कंटेन होगा, और वो राज्य सरकार बता देगी कि और मटेरियल अगर इनके अलावा कोई और होगी तो, ठीक है। अब ए द नेम ऑफ द पार्टीज, द नेम्स ऑफ द पार्टीज, अब उस पुलिस रिपोर्ट में कितनी पार्टीज हैं, कौन विक्टिम है, कौन अक्यूज्ड है, कौन आईओ है, सबका नेम जाएगा। अब बी द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, किस श्रेणी की जानकारी है, किस श्रेणी की, मतलब अपराध, भाई कंप्लेंट मिली होगी, कंप्लेंट में क्या दरख्वास्त थी, वो इन्फॉर्मेशन बताएगा कि नेचर क्या है, ठीक है, उस रिपोर्ट में। सी द नेम्स ऑफ पर्सन्स हु अपीयर टू बी अक्वाइंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, अब गवाहों के नाम जिनको पता है हालातों के बारे में मुकदमे के, उनका नाम लिखा जाएगा उस रिपोर्ट में। डी वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव कमिटेड एंड इफ सो बाय हुम, क्या
क्या उस पुलिस रिपोर्ट में यह भी लिखा जाएगा कि क्या कोई अपराध घटित हुआ दिख रहा है, अगर हाँ तो किसने किया है वो भी लिखा जाएगा। ई वेदर द अक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड, क्या अपराधी को जिसने अपराध किया है उसको पकड़ लिया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी लिखा जाएगा। एफ वेदर ही हैज बीन रिलीज्ड ऑन हिज बॉन्ड एंड इफ सो वेदर विद और विदाउट शॉर्टेज, क्या अक्यूज को एसएचओ ने, अगर वो बेलेबल ऑफेंस था, क्या उसको मुचलका पर छोड़ दिया गया है, छोड़ दिया गया है तो बताइए शॉर्टेज के साथ या शॉर्टेज के बगैर, वो भी उसमें 173 में उसमें पुलिस रिपोर्ट में जो जमा होगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास उसमें लिखा जाएगा। जी वेदर ही हैज बीन फॉरवर्डेड इन कस्टडी अंडर सेक्शन 170, क्या अपराधी को 170 के तहत फॉरवर्ड किया गया था मैजिस्ट्रेट के सामने, वो भी लिखा जाएगा। एच वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वुमेन हैज बीन अटैच्ड वेयर इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू द ऑफेंसेस अंडर 376 है, ये क्या जो रिपोर्ट जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने जो एक वुमेन थी जो विक्टिम थी रेप की या उस पर कमिट हुआ था या अटेम्प्ट हुआ था, क्या उसकी मेडिकल रिपोर्ट इसमें मेरे को भेज दी गई है इन कागजातों में, आईपीसी में जो जो उसके साथ वो विक्टिम थी रेप की, क्या उसकी मेडिकल रिपोर्ट मेरे को भेजी गई है, ठीक है, हैज बीन अटैच्ड इस चार्जशीट में, तो वो बताएगा वो पुलिस ऑफिसर। अब सब एट टू द ऑफिसर शैल ऑल्सो कम्युनिकेट, अब ऑफिसर क्या बताएगा, मजिस्ट्रेट साहब को वार्तालाप करेगा, क्या इन सच मैनर, इस तरीके से, एज मे प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, भाई राज्य सरकार जैसे बता देगी वैसे मजिस्ट्रेट साहब से पुलिस ऑफिसर कम्युनिकेट करेगा। द एक्शन टेकन बाय हिम टू द पर्सन, अब उसने क्या कार्रवाइयाँ की हैं उस अक्यूज को गिरफ्तारित करने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए। इफ एनी, अगर कुछ की है तो उसने, बाय होम द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस वाज फर्स्ट गिवन, अगर वो भी बताएगा कि अपराध के बारे में पहली जानकारी किसने दी थी। तो मान के चलिए कई पुलिस ऑफिसर ही एक अपराध की जानकारी देते थे और कंप्लेनेंट बन जाते हैं, तो वो बताते हैं ना, उसमें नाम लिखते हैं एफआईआर में कि बाय होम द इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन, तो ये वही कॉलम है, ठीक है, किसने इन्फॉर्मेशन दी है तो उसका पुलिस ऑफिसर का नाम हो जाएगा। या कोई कॉमन व्यक्ति, कोई सिटीजन, कोई कॉमन व्यक्ति है जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो वो अगर जानकारी देता है तो उसका नाम लिखा जाएगा कि इसने जानकारी दी हमें इस अपराध की, ठीक है। अब सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 हम पढ़ेंगे। वेयर अ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस हैज बीन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 158, जहाँ एक सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को नियुक्त कर दिया गया था, और कब नियुक्त किया गया था, 158 में। 158 में वह क्या जमा कर रहा था, अकरेंस रिपोर्ट को जमा कर रहा था वह। अकरेंस रिपोर्ट जो उस घटना की बनी थी, वेदर पुलिस ऑफिसर इज गोइंग टू द स्पॉट फॉर इन्वेस्टिगेशन और ही इज नॉट प्रोसीडिंग टू द स्पॉट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो उस सुपीरियर पुलिस ऑफिसर की अब बात हो रही है। द रिपोर्ट शैल in any case in which the state government by general or special order so directs be submitted through the that officer, अब जो चलान मजिस्ट्रेट कोर्ट में, अगर 158 में उसने अकरेंस रिपोर्ट उसने बनवाई थी और उसने कोई निर्देश दिए थे कि इसमें ये ऐड करो, मतलब मान के चलिए एएसआई को तो बनाया हुआ था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब एएसआई को खबर मिली कि भाई अपराध हुआ है, अब एएसआई भाई जैसे ही उसको अपराध के बारे में जानकारी होगी, या तो वो स्पॉट पे जाएगा या नहीं जाएगा, तो जाएगा तो रिपोर्ट बनाएगा, नहीं जाएगा तो रिपोर्ट बनाएगा, और फिर वो मैजिस्ट्रेट को जमा करनी होती है वो अकरेंस रिपोर्ट, और वो मैजिस्ट्रेट को या तो डायरेक्टली जमा कर दे या फिर अपने सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के, मतलब एएसआई या दे दे एसीपी को या डीसीपी को या फिर एसएचओ को, तो वो सुपीरियर तो है ना उससे, तो वो अब क्या करेंगे, वो उसमें कुछ करेक्शन है, कुछ और कार्य करवाना है, कुछ और निर्देश देने, तो वह कर सकता है। अगर तो सुपीरियर ऑफिसर ने उसमें कुछ कार्य करवाए हैं या फिर नहीं करवाए हैं और बोल दिया उसी ऐसे कुछ जवाब दे दो, तो ये कह रहा है जब, लेकिन अब चार्जशीट जो जमा करेंगे, जब चलान जमा होगा कोर्ट में 173 में, तो उस पुलिस ऑफिसर को जो कि 158 की रिपोर्ट अकरेंस रिपोर्ट में उसने जांच पड़ताल करी थी, देखा था कि क्या करेक्शन नीडेड है या कोई फर्दर प्रोसीडिंग वारंटेड है, तो वो अब आएगा चलान जमा करने वाले के लिए, उसके साथ आईओ के साथ वो आएगा, ठीक है। ही अब सबमिटेड थ्रू डैट ऑफिसर, मतलब वो सुपीरियर ऑफिसर, and he may pending the orders of the magistrates direct the officer in charge of the police station to make further investigation, और जब वह सुपीरियर पुलिस ऑफिसर चलान जमा करवाने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आ रहा है, तो साथ ही साथ एसएचओ को ये भी बता देगा, भाई सुपीरियर पुलिस ऑफिसर एसीपी है या कोई डीसीपी है, तो एसएचओ को बता देगा कि भाई इसमें यह मेरे को लग रहा है ये जो चलान है, ये चार्जशीट है, फीकी सी है, थोड़ी मजबूत केस नहीं बन पाएगा इससे, तो और जांच पड़ताल करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो जांच पड़ताल फर्दर हो सकती है, ठीक है। 170 और फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो वैसे 173 सब सेक्शन 8 में होती है, स्पेसिफिक तो वो सेक्शन है, लेकिन रूट्स हमें थोड़े बहुत हमें आइडियाज़ सब सेक्शन 3 भी दे रहा है कि
जो सुपीरियर ऑफिसर है वो भी बोल देगा कि भाई मैं चालान जमा करवा के आ रहा हूँ, चार्जशीट जमा करवा रहा हूँ, सुपीरियर ऑफिसर के बोल है ये, तो तू और इन्वेस्टिगेशन करता रहा इसमें। तो रूट्स तो हमें 173 सबसेक्शन 3 में भी दिखते हैं, पर मेनली स्पेसिफिकली 173 सबसेक्शन 8 है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, मतलब जिसमें सप्लीमेंट्री चालान, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वह कोर्ट में जमा होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 173 सबसेक्शन 4, whenever it appears from a report forwarded under this section, जब भी जो रिपोर्ट फॉरवर्ड होती है मैजिस्ट्रेट के साहब के सामने, उसको लगता है मैजिस्ट्रेट साहब को क्या, एक मिनट रुकिए, डैट द अक्यूज हैज बीन रिलीज ऑन इज बॉन्ड, की अक्यूज को तो बॉन्ड पे मुचल के पे छोड़ दिया था एसएचओ ने या फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसने, मैजिस्ट्रेट को लगता था मैजिस्ट्रेट शैल मेक सच ऑर्डर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सच बॉन्ड और अदरवाइज एज ही थिंक फिट। अब जो बस जब मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिरी के लिए अक्यूज को बॉन्ड पे छोड़ दिया गया था, हाजिरी दे देना, अब वो आ गया है तो उसका पुराने वाला बॉन्ड जो उसने मुचल का भरा था एसएचओ के सामने, उसको डिस्चार्ज करो और उससे नए बॉन्ड में उसको एंटर करवा लो, ठीक है। अब 173 का 5, when such report is in respect of a case which section 170 applies, the police officer shall forward to the magistrate along with the report। अब 170 में क्या हमें देखने को मिला था कि केसेस मुकदमे सेंड होते हैं मैजिस्ट्रेट के पास जब एविडेंस सफिशिएंट है, मतलब संपूर्ण है, तो उसमें ये अब सबसेक्शन 5 उसके बारे में बता रहा है। अब when such report in respect of the case to be section 170 पे, वो रिपोर्ट उस पुलिस रिपोर्ट पर 170 लग रहा है, मतलब अक्यूज को फॉरवर्ड कर दिया गया कस्टडी में मैजिस्ट्रेट के पास और उस केस डायरी को भी। द पुलिस ऑफिसर शैल फॉरवर्ड टू द मैजिस्ट्रेट अलोंग विद रिपोर्ट। अब पुलिस ऑफिसर और क्या क्या 170 के साथ साथ फॉरवर्ड करेगा मैजिस्ट्रेट को, वो इन्हें बताया। ए ऑल डॉक्यूमेंट्स और रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स, हर एक दस्तावेज, हर एक कथन, हर एक दस्तावेज और हर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट जो कि उसे मिला है, ऑन विच द प्रोसिक्यूशन परपोजेस टू रिलाई, जिस पर प्रोसिक्यूशन टिका हुआ है, अपना प्रोसिक्यूशन अपना प्रोसिक्यूशन चलाएगा, वह सारे दस्तावेज और रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स देगा मैजिस्ट्रेट को, ठीक है। अदर देन दोज ऑलरेडी सेंट टू द मैजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो मैजिस्ट्रेट को ऑलरेडी भेज चुका है तो वो कैसे देगा, वो तो मैजिस्ट्रेट के सामने जा चुके हैं तो वो नहीं देने की जरूरत, ठीक है। बी द स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 ऑफ ऑल पर्सन्स whom the prosecution proposes to examine as its witnesses। अब सेक्शन 161 में जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई थी गवाहों की, अब वो स्टेटमेंट्स भी पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की है वो उसको भेजेगा मैजिस्ट्रेट साहब को वो सारे स्टेटमेंट्स, और उसमें क्या लिखेगा कि हम इन गवाहों को गवाही के लिए बुलाएंगे और हम इन पर टिके हुए हैं, ये हमारे गवाही इस केस में, ये इसको सजा करवाएंगे, मतलब अपनी गवाही देंगे, ठीक है। तो यह भेजेगा। अब 173 का 6, if the police officer is of opinion that any part of such statement is not relevant to the subject matter of the proceeding, पुलिस ऑफिसर को यह लगता है कि जो कोई भी कथन है ये बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है किसके लिए, इस प्रक्रिया के लिए, और ये जो ये कथन है ये अक्यूज को नहीं देना चाहिए, तो क्या करेगा पुलिस ऑफिसर, इसका करक्स बता देता हूँ। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट साहब को रिक्वेस्ट कर देगा, तो बता देगा कि सर जो मैं चालान जो चार्जशीट पेश कर रहा हूँ इसमें कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अक्यूज के लिए बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, वो मेरे और आपके लिए है बस, मतलब मैंने कुछ बनाया है वो मेरे और आपके लिए, वो इसके लिए रेलिवेंट नहीं है देना। तो क्या होगा, और डैट इट्स डिस्क्लोजर टू द अक्यूज्ड इज नॉट एसेंशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और जो ये डॉक्यूमेंट जो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये इसके लिए रेलिवेंट नहीं है, इसका डिस्क्लोजर अक्यूज के लिए भी सुनना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। और क्यों, न्याय के हित में, क्योंकि भाई न्याय में गड़बड़ी हो सकती है। एंड इट इज इनएक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और जनता जनार्दन के हित के लिए यह बहुत ही जरूरी हो गया कि इसको डॉक्यूमेंट ना दिया जाए, ठीक है। He shall indicate that part of the statement and append a note requesting the magistrate to exclude that part from the copies to be granted to the accused and stating his reasons for making such request। तो अब वो पुलिस ऑफिसर उस पर एक नोट होता है जो फ्लैग होता है वो लगा देगा और उसको मैजिस्ट्रेट साहब को बता देगा, पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट कर देगा सर इसमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इसको देना रेलिवेंट नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, आप देख लीजिए, और ये मेरे रीजन है, अपने रीजन बता देगा क्यों उसको लग रहा है कि इसको डॉक्यूमेंट नहीं देने चाहिए, ठीक है, ये वाले दस्तावेज। तो ये हमारा 173 का 6 होगा। 173 का 7, वेयर द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन द केस फाइंड इट कन्वीनिएंट सो टू डू ही मे फर्निश द अक्यूज्ड कॉपीज ऑफ ऑल और एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 5। अब सबसेक्शन 5 में जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं कि जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो कोर्ट में यह पहुंचाएगा, तो ये बोल रहा है कि वो कोर्ट तो उसको 207 में देगी, पुलिस ऑफिसर भी उसको पहले ही दे सकता है ये डॉक्यूमेंट, जो 161 के बयान है या कोई और रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट है किसको, अक्यूज को दे सकता है, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है 173 के साथ में, ठीक है। अब 173 का 8,
Nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation in respect of an offence after the report under subsection 2 has been forwarded to the magistrate. कुछ भी सेक्शन में नहीं रोकता है किसको, पुलिस ऑफिसर को, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जिसने एक रिपोर्ट वह जमा कर चुका है कोर्ट में 173 के 2 में कि ये लीजिए चार्जशीट मजिस्ट्रेट साहब, और अब मजिस्ट्रेट साहब को बता देगा सर इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, हम चार्जशीट तो जमा कर रहे हैं पर इन्वेस्टिगेशन इसमें पेंडिंग है, तो अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करता रहेगा। ठीक है, तो किस में करेगा, 173 सबसेक्शन 8 में करेगा। ठीक है, एंड वेयर सच अपॉन सच इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑब्टेन्स फर्दर एविडेंस ओरल डॉक्यूमेंट्री। और अब वैसे ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन में एसएचओ को, जो पुलिस थाने का एसएचओ, उसको और गवाह कोई और सबूत मिल जाते हैं, या तो मौखिक वाले मिल जाते हैं या लिखित वाले मिल जाते हैं, कोई दस्तावेज मिल जाता है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑब्टेन्स फर्दर एविडेंस ओरल डॉक्यूमेंट्री ही शैल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्दर रिपोर्ट। अब वो ऑफिसर इंचार्ज मजिस्ट्रेट को फर्दर रिपोर्ट सेंड कर देगा। इस फर्दर रिपोर्ट को क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहते हैं। ठीक है, और रिपोर्ट्स रिगार्डिंग सच एविडेंस इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब, या और कोई रिपोर्ट जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भिजवानी है जिस भी हिसाब से प्रिस्क्राइब कर रहा कि उस हिसाब से भिजवा देगा मजिस्ट्रेट साहब के सामने। ठीक है, एंड द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 to 6 शैल एज फार एज मे बी अप्लाई टू द रिलेशन ऑफ सच रिपोर्ट। और जो सबसेक्शन 2 से लेकर 6 तक के प्रोविजन है 173 के, वो उस सप्लीमेंट्री रिपोर्ट पर लग जाएंगे। ठीक है, और रिपोर्ट्स एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड अंडर सबसेक्शन 2, या सप्लीमेंट्री रिपोर्ट एक भेजी या उसके बाद भी कोई सप्लीमेंट्री रिपोर्ट्स, कितनी भी रिपोर्ट वो करता रहेगा इन्वेस्टिगेशन, तो वह भेज देगा। लेकिन हर बार एज अ क्यूरोसिटी, अब एज अ जेन्युइनिटी, जेन्युइन तरीके से अब वो बताएगा, वो इन्फॉर्म करेगा मजिस्ट्रेट को। भाई मजिस्ट्रेट अपना पूरा दिमाग लगा चुका होगा उस एक चार्जशीट पे, उसने बताया नहीं कि मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा हूँ इस केस में। अब मजिस्ट्रेट के सामने वो 2 महीने बाद जब मजिस्ट्रेट ने पूरा केस सम अप कर दिया, अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन के भी कागज ले आता है, तो मजिस्ट्रेट उसको कहेगा पागल हो गया तुम, यही करता रहूंगा, बताया क्यों नहीं मेरे को कि मैं इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, तो मैं इसको होल्ड रखता, मैं जब तक इसको तुम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तब उसको बुला लेता तारीख पे। तो यह अब पुलिस ऑफिसर को बताना पड़ता, पहले नहीं बता देते, तो जब उसको सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस ले डाउन करी तब बताने लग गए। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 173। अब हम पढ़ेंगे 174, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस में इसको लिए आ सकता है टॉपिक। ठीक है, अब 175 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस पावर की, पुलिस ऑफिसर की पावर दे रखी कि सम्मन कर सकते हैं। ठीक है, वही जो 174 174 में पता है क्या है, अगर कोई सुसाइड हो जाती है, कोई अननेचुरल तरीके से डेथ हुई दिखती है कि भाई ये तो प्रकृति के नियम के अनुसार कोई मृत्यु हुई है या किसी ने आत्महत्या की है, तो उसके बारे में कार्रवाई करते हैं। कौन कार्रवाई करते हैं, कौन उसके बारे में एक्शंस लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम साहब लेते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम साहब जहाँ पे सुसाइड हुई है या कोई व्यक्ति मरा है जो कि मशीन के इस्तेमाल की वजह से मरा है, या कोई ऐसा मरा है कि उसकी किसी एनिमल ने हत्या कर दी है, तो डीएम साहब और एसडीएम साहब मौके पे जाके एक रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो 175 में उसी का बताया होगा कि डीएम साहब को या एसडीएम साहब को कोई व्यक्ति बुलाना होगा 174 की कार्रवाई में भाई पूछताछ करने के लिए, तो 175 में उसको बुला सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे 176 में वह इंक्वायरी चलाएंगे। ठीक है, बस यह लिखा हुआ है। और कौन कौन चलाएंगे इंक्वायरी, वही नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, वही डीएम और एसडीएम। ठीक है, सॉरी 176 में भाई रिपोर्ट जमा हो जाएगी, 174 वाली रिपोर्ट जमा हो जाएगी मजिस्ट्रेट के पास। अब मजिस्ट्रेट साहब, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब उस पर इंक्वायरी चलाएंगे उस सुसाइड और एनिमल किलिंग के मामले में। ये 176 में यही दिया गया है, इतना जरूरी नहीं है। और आज का हम चैप्टर 13 कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 13 आज हम पढ़ेंगे जुरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल। चैप्टर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 177 से लेके सेक्शन ये है 189 तक हम आज ये पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, छोटे छोटे से हैं। अब ये जुरिडिक्शन बताते हैं कि कहीं कोई अपराध हुआ, तो अब सॉरी कौन से क्षेत्र की, कौन से थाने की, कौन से मजिस्ट्रेट कोर्ट की, भाई कौन सी अदालत में केस चलेगा, ये हमारा चैप्टर 13 क्लियर कर देगा। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे अपना पूरा चैप्टर 177 से लेके 189 तक। ठीक है, सेक्शन 177 ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। आमतौर पर जगह कौन सी होगी, किसकी, इंक्वायरी की और ट्रायल की। सबसे पहले तो आप ये बताइए, इंक्वायरी एंड ट्रायल में मतलब तो पता है ना, देखो बता देता हूँ किसी को नहीं पता तो। इंक्वायरी वह होती है जो ट्रायल नहीं होती। ट्रायल कब से चालू हो जाती है, ट्रायल जैसे ही चार्ज फ्रेम हुआ और एविडेंसेस के लिए गवाह बुलाए प्रोसिक्यूशन पक्ष ने, ट्रायल चालू हो गई। और इन्वेस्टिगेशन के बाद से, जब से इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल खत्म, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज खत्म, तो तब से क्या होता है, मैजिस्ट्रेट साहब के सामने सारे कागज रखे हुए हैं। अब वो क्या करता है,
अपना लीगल माइंड, एप्लीकेशन ऑफ लीगल माइंड, उसके दिमाग में क्या कानून है उसको मजिस्ट्रेट साहब यूज करता है। और तब उस प्रोसीडिंग को कहते हैं जब मजिस्ट्रेट साहब अपना कानूनी दिमाग लगाता है कोग्निजेंस करने में, तो उसको बोलते हैं, और डॉक्यूमेंट पूरे करवाता है उसके अपराधी को देता है, तो उसको बोलते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट पूरे और कोग्निजेंस ले लिया और चार्ज फ्रेम भी करते हैं इंक्वायरी के दौरान, तो वह ट्रायल स्टेज हो जाती है। ठीक है, तो यह होता है इनमें डिफरेंस। अब 177 का हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, आमतौर पर कौन सी जगह पर, कौन सी प्लेस पर, कौन से स्थान पर इंक्वायरी होगी और ट्रायल चलेगी, यह बताया जनरल रूल है 177 में। एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरी बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन इट वाज कमिटेड। हर एक अपराध, एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरी बी इंक्वायर्ड, हर एक अपराध आमतौर पर तो कहाँ इंक्वायरी चलेगी और उसकी कहाँ ट्रायल चलेगी, बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन इट वाज कमिटेड, जहाँ पर वह अपराध घटित हुआ वो ही लोकल कोर्ट की जुरिडिक्शन बन जाएगी। अब मान के चलिए कोई अपराध गुड़गांव के सेक्टर 10 में घटित हुआ, मतलब घटना घटी, एक अपराध हुआ, तो अब कहाँ पे ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन बनेगी उसकी, भाई मुकदमे की ट्रायल चलेगी। अब भाई कभी ना कभी अपराधी तो पकड़ा जाएगा, अगर वो भी पकड़ा भी नहीं गया तो पुलिस ऑफिसर ने क्या कार्रवाइयाँ की वो भी तो मजिस्ट्रेट साहब को कागज भेजेंगे। अब मजिस्ट्रेट साहब कोग्निजेंस लेंगे, इंक्वायरी करेंगे और भाई उसको पकड़वाएंगे भी, पुलिस ऑफिसर लेके आएंगे, कभी तो कभी पकड़ा जाएगा। वो मिस्टर इंडिया तो है नहीं कि गायब हो जाएगा अपराध करके। तो सेक्टर 10 में कोई ऑफेंस हुआ और उसको अब कौन ट्राई करेगा, उसको कौन इंक्वायरी करेगा, भाई सेक्टर 10 के जो इलाका मजिस्ट्रेट होंगे, जो सेक्टर 10 के पुलिस स्टेशन के जो इलाका मजिस्ट्रेट होंगे वही तो ट्राई करेंगे। तो यही कह रहा है 177। ठीक है, अब 178 हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, अब स्थान बता रहा है कि इंक्वायरी चलाने की और ट्रायल चलाने की। अब ए, व्हेन इट इज अनसर्टेन इन विच ऑफ सेवरल लोकल एरियाज एन ऑफेंस वाज कमिटेड, यह बिल्कुल भी अनिश्चित है, पता ही नहीं लग पा रहा कि कौन से इलाके में अपराध घटा है। ठीक है, बी, वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड पार्टली इन वन लोकल एरिया एंड पार्टली इन अनदर, एक अपराध घटा है, आधा तो हरियाणा में घटा है और आधा दिल्ली में घटा है। मान के चलिए दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे कोई अपराध घटा है, पहले तो 1 सेकंड 2 सेकंड पहले तो 2 मिनट पहले तो अपराध के विक्टिम जिसको गोली मारी जा रही थी वो हरियाणा की सीमा में था, पर जैसे ही उसको भागा जा रहा था तो उसको गोली मार दी, लेकिन वो पड़ा जाके, वो गिरा जाके आगे कहाँ, दिल्ली की सीमा में। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, वह दिल्ली की सीमा में, अब वहाँ पे हरियाणा की सीमा खत्म होती है, एनसीटी ऑफ दिल्ली की सीमा ही चालू हो जाती है। तो अब उस अपराध को कौन ट्राई करेगा, भाई उसकी मृत्यु तो दिल्ली की सीमा में हुई ना, गोली उसको यहाँ मारी गई थी हरियाणा की सीमा में। ये बी बता रहा है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे जनरल रूल। सी, वे एन ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग वन, जब एक अपराध एक चलता हुआ अपराध है, मतलब घटते ही जा रहा है, उसकी ट्रांजेक्शन होते ही जा रही है, एंड कंटिन्यूज टू बी कमिटेड इन मोर लोकल एरियाज देन वन, और अब वह कंटिन्यू होता जा रहा है, वह एक लोकल एरिया से आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं, किसी पर्सन की किडनैपिंग हो गई है, और किडनैपिंग भी क्या हुई है उसकी, भाई किडनैपिंग इन ऑर्डर टू मर्डर, उसको किडनैप किया गया, उसका अपहरण हुआ है उसका मर्डर करने के लिए, तो उसको हरियाणा से किडनैप किया गया और उसको गाड़ी में पीटते पूटते अपराधी जो अक्यूज्ड है वो लेते जा रहे हैं कहाँ पे, वो दिल्ली भी क्रॉस हुआ, दिल्ली में भी उन्होंने 2-3 उसको लात घूसे मारे। अब पंजाब आया, पंजाब में भी उन्होंने उसको 2-3 लात घूसे मारे। अब हिमाचल आया, हिमाचल में भी उसने उसको विक्टिम को जिसका किडनैप होता उसको लाठी डंडे मारे। अब फाइनली उनका जो किडनैपर्स थे उनका अड्डा आ गया है, अब उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपना अड्डा बनाया हुआ है। तो अब देखो कितनी जगह उसको लात घूसे मारते, हरियाणा में मारते, दिल्ली में मारते, पंजाब में मारते, हिमाचल में मारते। तो क्या अब चारों जगह पे उसने, भाई कंटिन्यूइंग वन था ना ये ऑफेंस, बिल्कुल चले ही जा रहा था। तो अब आगे बताऊंगा जनरल रूल कि कहाँ इसकी ट्रायल चलेगी और इंक्वायरी चलेगी। डी, वेयर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट्स, जहाँ उस अपराध में बहुत सारे एक्ट्स हैं, मतलब एक बार थप्पड़ मारा, उसी अपराध में उसी ट्रांजेक्शन में एक बार लात मारी, उसी ट्रांजेक्शन में 2 मिनट बाद गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की विक्टिम पर। तो यही कह रहा है वेयर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट्स, अब उस अपराध में बहुत सारे एक्ट्स हैं, डन इन डिफरेंट लोकल एरियाज, और कहाँ डिफरेंट लोकल एरिया में हो। तो यही मान के चलिए एक व्यक्ति को वही किडनैप किया, हरियाणा से किडनैप किया, तो यहाँ पे तो एक अपराध हुआ। अब दिल्ली में उसको थप्पड़ मारे, पंजाब में उसको लाठी डंडे मारे, और अब मान के चलिए और उसको हिमाचल प्रदेश में उसको और डंडे मारे, या फिर उसको पहाड़ों के नीचे फेंकने की कोशिश की गई। तो अब उसमें बहुत सारे एक्ट है ना एक ही ट्रांजेक्शन में, और घटे भी लोकल एरियाज में, अलग अलग लोकल एरियाज में, अलग अलग राज्यों में है। तो अब इट में भी अब जनरल, अब क्या है इनका, अब इन सारे ABCD का कहाँ पे जुरिडिक्शन बनेगी,
इट मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरिया। अब चाहे कहीं भी क्राइम हुआ, कहीं भी वो क्राइम घटा हुआ हो, तो वहाँ पे उस लोकल एरिया की जुरिडिक्शन बन जाएगी, ठीक है। पर एक से ज़्यादा कोर्ट भी उसको इंक्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई एक जब कर रहा है तो दूसरा क्यों अपना एप्लीकेशन ऑफ लीगल माइंड लगाएगा। अगर हमारे वाले एग्जाम्पल में मैंने गाड़ी वाला एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति का किडनैप हुआ हरियाणा में, उसको लात घुसे मारते हुए व्यक्ति ले जा रहे, किडनैपर्स ले जा रहे दिल्ली में से, दिल्ली में भी कम से कम 10-15 मिनट उसको गाड़ी में पिटाई करते लेके जा रहे हैं। अब उसको बता रहे हैं पंजाब आ गया, पंजाब में भी उसको लाठी डंडे मार रहे हैं। अब हिमाचल आ गया, हिमाचल में उसको पहाड़ से नीचे फेंकने की कोशिश की गई। तो अब हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कोई से भी स्टेट की, राज्य की जुरिडिक्शन बन जाएगी, उस अपराध को वह ट्राई कर सकता है, ठीक है। यह नहीं मटेरियल होगा कि हरियाणा से किडनैपिंग हुई थी, हरियाणा वाला ही करेगा, नहीं, दिल्ली वाला भी कर सकता है, क्योंकि दिल्ली में भी तो मार पिटाई हुई थी और उसमें सेवरल एक्ट्स हुए, तो वो सारे चार्ज करे जाएंगे उन अपराधियों के ऊपर। तो यह वो हमारा 178। अब हम पढ़ेंगे 179। ऑफेंस ट्राइएबल वेयर एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंसेस एंस्यूज। अब वह अपराध कहाँ ट्राइबल होगा, वेयर एक्ट इज डन, जहाँ एक कार्य होता है और कॉन्सिक्वेंसेज एंस्यूज, या कोई कार्य तो हुआ लेकिन परिणाम बाद में निकला। व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनीथिंग विच हैज बीन डन, जब एक कार्य हुआ है और वो कार्य सिर्फ इस कारण की वजह से अपराध है क्योंकि एक चीज हुई थी विक्टिम के ऊपर, विच हैज बीन डन, वह कार्य किया गया था एक विक्टिम के ऊपर, मतलब पास्ट में कोई कार्य किया गया था। एंड ऑफ अ कॉन्सिक्वेंसेज विच हैज एंस्यूड, और कॉन्सिक्वेंसेज बाद में निकले हैं, ठीक है। द ऑफेंस में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन सच थिंग हैज बीन डन और सच कॉन्सिक्वेंसेज हैज बीन एंश्योर्ड। अब किसकी जुरिडिक्शन बनेगी, या तो जो कार्य कर दिया गया था उसकी, जहाँ पे कार्य करा जिस राज्य में, जिस जिले में, तो वहाँ की जुरिडिक्शन बन जाएगी, या फिर जहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम असली निकला, रिजल्ट्स आए, वहाँ की जुरिडिक्शन बन जाएगी। तो मान के चलिए मिस्टर एक्स है, वो गुड़गांव में रहता है, उसके घर पे कोई मिस्टर ए आया हुआ था, बाहर से तो वो बहुत अच्छे दोस्त है, पर अंदर से दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। पर मिस्टर एक्स एक दिन अपनी आपराधिक षड्यंत्र रच लेता है कि भाई अब तो मिस्टर ए का गेम खत्म, मेरे घर आएगा ना ये आज, मतलब मैं इसको बुला रहा हूँ, तो इसको अपने घर ही जहर दे दूंगा, और वो जहर भी ऐसा दूंगा, स्लो पॉइजन दूंगा इसको मैं। तो वो मिस्टर एक्स रेवाड़ी का नागरिक है, मतलब रहने वाला है, गुड़गांव आ जाता है और मिस्टर ए के घर चाय कॉफ़ी पीने। तो अब जैसे मिस्टर एक्स ए के घर आता है, वह भाई 2-3 मिनट बाद चाय तो उसको, कॉफ़ी तो उसको लानी होती है, या जो भी कोल्ड ड्रिंक जूस लाता है उसमें स्लो पॉइजन भी मिक्स कर लाता है। उसको पता है कि 2 घंटे बाद इसकी डेथ होगी और ये मेरे घर में 15 मिनट रुकेगा, फिर अपने घर चलता बनेगा रेवाड़ी। तो अब मिस्टर एक्स सिप करके जूस पी लेता है, जिसमें कि पॉइजन मिलाया हुआ है ए ने। अब उसकी ऑन द स्पॉट तो डेथ होती नहीं, क्यों नहीं होती, क्योंकि भाई वो स्लो पॉइजन है। अब एक्स जाता है अपनी गाड़ी उठा के, 15 मिनट बाद वो उसको निकलना ही था अपने घर जाने के लिए। अब एक्स जाने ही लगता है, जैसे ही रेवाड़ी में पहुंचता है उसकी घर पे उसकी जहर के कारण उसकी डेथ हो जाती है। तो अब एक्ट तो गुड़गांव में कर दिया था, पर डेथ कहाँ हुई उसकी, रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेज कहाँ निकले, रेवाड़ी में निकले ना। तो अब यही कह रहा है कि अब या तो गुड़गांव की जुरिडिक्शन बना लो या रेवाड़ी की बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी इंक्वायरी ट्राई कर लो, उस अपराध की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब सेक्शन 180 हमारा हुआ। सेक्शन 181 प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज। अब ये विभिन्न तरह के अपराध हैं, इनके बारे में प्लेस ऑफ ट्रायल बता रहा है कि इनकी स्थान कौन सा रहेगा ट्रायल के लिए, ठीक है। अब 181 का 1, एनी ऑफेंस ऑफ बीइंग अ ठग। अब कोई अपराध है जो क्या है, अपराध ठग है, अपराधी ठग है और वो अपराध भी ठग का है। 310 आईपीसी में ठग बताया था ना, जो कि एक व्यक्ति होता है और इस आईपीसी के आने से पहले ही वो उसकी आदत क्या है, वो हैबिचुअली क्या करता है वो व्यक्ति, वो या तो चाइल्ड स्टीलिंग करता है, और चाइल्ड स्टीलिंग में वो क्या करता है, किसी की हत्या कोज कर देता है, या फिर वो रोबरी करता है और रोबरी करते वक्त भी किसी की हत्या कोज कर देता है, तो उसे ठग कहते हैं, ठीक है। 310 में ठग डिफाइन किया गया था, 311 में ठग की वो थी, पनिशमेंट थी, ठीक है। एनी ऑफेंस ऑफ बीइंग अ ठग और मर्डर कमिटेड बाय अ ठग। तो ठीक है, या तो कोई अपराध ठग का है या कोई अपराध ठग का है जिसमें उसने मर्डर किया है, या फिर डेकोटी का है कोई अपराध, डेकोटी विद मर्डर, या फिर डेकोटी विद मर्डर का कोई अपराध है, और बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ डेकोट्स, या कोई अपराध एक अपराधी है जो कि क्या है, वो सदस्य है, गैंग मेंबर है वो डेकोट्स की गैंग का, ठीक है। और ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी, या फिर एक अपराध घटित हुआ है, वो अपराध कौन सा है कि हिरासत से कोई भाग गया है, कोई अपराधी हिरासत से भाग गया है, मतलब जेल से या जिला कारागार से या थाने में से अपने आप को छुड़वा के भाग गया है। मे बी इंक्वायरी इनटू ट्राइड बाय कोर्ट। अब इसकी अब इन अपराधों की कौन इंक्वायरी और कौन ट्रायल चलाएगा, कौन सा अदालत चलाएगा,
विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड। तो भाई जिसकी लोकल क्षेत्रफल में, जिसके लोकल क्षेत्रफल में वह अपराध घटित हुआ, वह अपराध घटा, उसकी जुरिडिक्शन बन जाएगी। और किसकी बनेगी? और द अक्यूज पर्सन इज फाउंड, या वह हत्यारा या वह जो अक्यूज अपराधी है वो जहाँ पर भी मिलता है वहाँ की भी जुरिडिक्शन बन जाएगी। तो मान के चलिए एक ठग ने चाइल्ड स्टीलिंग करी गुड़गांव के सेक्टर 15 में, ठीक है, और वो ठग है, उसकी हैबिचुअली पेश है कि वो चाइल्ड स्टीलिंग करता है। तो उसने चाइल्ड स्टीलिंग करने के दौरान उस बच्चे की मदर की हत्या भी कर दी और बच्चे को लेके हिमाचल प्रदेश भाग गया। तो ये कह रहा है हमारा 181 का सब सेक्शन 1 कि भाई या तो गुड़गांव में जुरिडिक्शन बनाओ, उस ठग को ढूंढ के लाओ और उसको या तो गुड़गांव के कोर्ट में ट्राई करो, या फिर वो अब चाइल्ड को लेकर हिमाचल प्रदेश भाग जाता है तो अब हिमाचल प्रदेश में अगर वह मिलता है वह ठग, तो वहाँ की भी जुरिडिक्शन बन सकती है हिमाचल प्रदेश के कोर्ट की। तो ये हमारा 181 का 1 हुआ। 181 का 2, एनी ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन ऑफ अ पर्सन। अब कोई भी अपराध है, किसका अपराध है वो? अपहरण का और अगवा करने का, किडनैपिंग का और अबडक्शन का। ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति को किया गया अपहरण और अगवा, जानवर को तो किया नहीं जाएगा, एक व्यक्ति को ही किया जाएगा। मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन द पर्सन वाज किडनैप्ड और अबडक्टेड और वाज कन्वेड और कंसील्ड और डिटेन्ड। अब किडनैपिंग और अबडक्शन में 4 तरह की बना देता है जुरिडिक्शन सीआरपीसी। तो जिस लोकल जुरिडिक्शन में वो भी कर सकता है, वो अदालत भी कर सकता है जिसकी लोकल जुरिडिक्शन में किडनैपिंग या अबडक्शन घटा, ठीक है। अबडक्शन तो कोई ऑफेंस नहीं होता, पर अबडक्शन किसी और पर्पस के लिए अबडक्शन हुआ है, किसी व्यक्ति को अगवा किया गया है। देखो सिंपल अबडक्शन कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन अबडक्शन किया गया है क्योंकि उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है कि कुछ अपराध करना है, तो वह ऑफेंस है, ठीक है। और किडनैपिंग तो अपराध है ही है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है एनी ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग ऑफ अबडक्शन ऑफ अ पर्सन और अबडक्शन ऑफ अ पर्सन, कोई भी अपराध हुआ है किसका? किडनैपिंग का और अगवा किया गया, अपहरण हुआ है या अगवा किया गया एक व्यक्ति को। मे बी इंक्वायर्ड इनटू, तो उसकी इंक्वायरी चलाएंगे, और ट्राइड बाय कोर्ट, और ट्राई किया जाएगा एक कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा, विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन द पर्सन वाज किडनैप्ड, जिसकी लोकल जुरिडिक्शन में, जिस कोर्ट की लोकल जुरिडिक्शन में व्यक्ति रहता था और उस व्यक्ति को किडनैप किया गया था, और वह व्यक्ति कार्य कर रहा था किसी दफ्तर में, उस व्यक्ति को वहां से किडनैप किया गया था, अपहरण किया गया था, या उसको वहां से अगवा किया गया था, वो भी कर सकता है, वो भी केस चला सकता है। और वो कन्वेड, किडनैप जहां से किया लेकिन गुड़गांव से किडनैप किया लेकिन रेवाड़ी कन्वे कर दिया, तो कौन केस भी चला सकता है? वो रेवाड़ी वाला कोर्ट भी केस चला सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति को गुड़गांव से कन्वे कहाँ किया गया था? रेवाड़ी कन्वे किया गया था, तो रेवाड़ी कोर्ट की भी जुरिडिक्शन बन जाएगी। और कंसील्ड, या उस व्यक्ति को छुपाया गया था, तो उसको कहाँ छुपाया? कन्वे तो उसको रेवाड़ी किया गया, पर रेवाड़ी से किडनैपर्स को लगा, अबडक्टर्स को लगा कि नहीं यहाँ तो पकड़े जाएंगे, तो उसको महेंद्रगढ़ भेज दिया। महेंद्रगढ़ उसको किसी सुनसान अड्डे पे उन्होंने छुपा रखा। तो अब महेंद्रगढ़ कोर्ट की भी जुरिडिक्शन बन जाएगी कि कंसीलमेंट हुई है ना उसकी, उस व्यक्ति की जिसको किडनैप और अबडक्ट किया गया था, तो महेंद्रगढ़ कोर्ट की भी जुरिडिक्शन बन जाएगी। और डिटेन्ड, या उसको बंधक बनाया हुआ है, तो महेंद्रगढ़ से जो छुपाया हुआ था, दो दिन बाद उनको लगता है कि भाई नहीं, इस अड्डे के बारे में पता लग चुका है, अब इसको भेज देते हैं कहाँ? तमिलनाडु में हमारा एक और अड्डा है, उसमें इसको डिटेन करवा देते हैं, मतलब इसको बंद कर देते हैं और इस पर कोई ध्यान नहीं देगा, इसको बस रोटी वोटी दे देंगे, डिटेन कर देंगे, इसको हिरासत में बंधक बना लेंगे। तो तमिलनाडु कोर्ट की भी जुरिडिक्शन बन जाएगी। देखिए कहाँ से रूट्स कहाँ जा रहे हैं, और सभी कोर्ट्स की जुरिडिक्शन खुलती चली जा रही है। गुड़गांव से बनी रेवाड़ी की, रेवाड़ी से बनी महेंद्रगढ़ की, महेंद्रगढ़ से बनी सीधी तमिलनाडु की जुरिडिक्शन, ठीक है। तो यह कोर्ट ट्राई कर सकते हैं उस किडनैपिंग और अबडक्शन के ऑफेंस को। तो यहाँ हमारा हुआ 181 का 2, 181 का 3। Any offense of theft, extortion or robbery may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed। जो अपराध हैं किसके? चोरी के, एक्सटोर्शन के, जिसमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिलीवरी करवाता है एक अपराधी अपने आप को, या रोबरी के, डाका करने के, किसी जगह पर डाका मारने के, जहाँ 5 या 5 से अधिक व्यक्ति डाका करते हैं, मतलब डाका डालते हैं, रोबरी करते हैं। तो अब उसको कौन ट्राई करेगा? कौन सी कोर्ट उसकी इंक्वायरी चलाएगी? विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड, जिसकी लोकल जुरिडिक्शन में वह अपराध, वह चोरी, वह एक्सटोर्शन और वह रोबरी हुई है, वह अपराध घटा है, तो उस कोर्ट की जुरिडिक्शन बन जाएगी लोकल क्षेत्रफल की। और द स्टोलन प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द ऑफेंस वाज पोजेस्ड बाय एनी पर्सन कमिटिंग इट, या वो जो चोरी की गई संपत्ति, एक चोर ने एक चोरी की गई संपत्ति, गुड़गांव से कोई माल चुराया एक चोर ने ड्वेलिंग हाउस से, और चोरी की गई संपत्ति रेवाड़ी में ले गया, तो अब वो चोरी की गई संपत्ति कहाँ मिली है? रेवाड़ी में मिली है, तो रेवाड़ी कोर्ट की भी जुरिडिक्शन बना दो, ठीक है। और बाय एनी पर्सन हु रिसीव्ड, अब उस चोरी की गई संपत्ति को किसी व्यक्ति ने रिसीव किया, ठीक है, तो कहाँ रिसीव किया? चोरी किया
चोरी किया गुड़गांव में चोर ने, लेकिन उसको जाके बेचा, स्टोलन प्रॉपर्टी को बेचा कहाँ, उसको बेचा जाके महेंद्रगढ़ में। अब महेंद्रगढ़ की भी जुरिडिक्शन बन जाएगी उस ऑफेंस को ट्राई करने के लिए, ठीक है। एक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन एक व्यक्ति, कोई महेंद्रगढ़ का व्यक्ति एक गुड़गांव वाले व्यक्ति को एक्सटोर्ट कर रहा है, मतलब उससे उसको डरा धमका कर कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटी मंगवा रहा है, या कोई दस्तावेज मंगवा रहा है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट या कोई पैसे मंगवा रहा है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में सब कुछ आ जाता है, कुछ उस लाभ की चीज मंगवा रहा है। जैसे ही गुड़गांव वाले व्यक्ति ने महेंद्रगढ़ जाके उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी करी ना, वैसे ही महेंद्रगढ़ की भी जुरिडिक्शन बन गई, और गुड़गांव की तो पहले से जुरिडिक्शन है ही है, क्योंकि यहाँ से वो जा रहा है वो व्यक्ति, और उसके ऊपर गुड़गांव वाले व्यक्ति के ऊपर अपराध कहाँ हो रहा है, गुड़गांव में तो उसको धमकाया जा रहा है। लेकिन जैसे उसने डिलीवरी दी महेंद्रगढ़ में जाके उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, तो महेंद्रगढ़ कोर्ट की जुरिडिक्शन बन चुकी है, ठीक है। और रिटेन्ड सच प्रॉपर्टी नोइंग, या उस चोर ने गुड़गांव से आइटम चोरी किए, और उस चोर ने वो रेवाड़ी जाकर चोरी के आइटम को ना तो किसी को बेचा, अपने पास बनाए हुए रखा है, मतलब अपने पास रखे हुआ है चोरी की प्रॉपर्टी को। तो गुड़गांव कोर्ट की भी जुरिडिक्शन बन जाएगी, गुड़गांव का वो व्यक्ति जिसके साथ चोरी घटी है वो गुड़गांव का है, और चोर अब रिटेन कहाँ कर रखा है प्रॉपर्टी को, अपने पास बनाए कहाँ रख रहा है, रेवाड़ी में, तो रेवाड़ी कोर्ट की बन जाएगी, ठीक है। और हैविंग रीजन टू बिलीव इट टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, या उसको पता है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, तब भी मेरे उसके पास बनाए रख रहा है उस प्रॉपर्टी को। तो मान के चलिए कोई लवारी संपत्ति, एक मिस्टर एक्स को कोई लवारी संपत्ति जो रोड पे फ्री फॉल पड़ी रहती, मतलब कोई उसका मालिक नहीं, वह लवारिस है, कोई ना कोई मालिक तो होगा भाई, उसने खरीदी होगी, लेकिन वह लवारिस पड़ी, अभी उसका इर्द गिर्द कोई मालिक नहीं है। तो मिस्टर एक्स ने वह प्रॉपर्टी उठा ली, पहले तो इस मतलब के लिए उतारी थी कि प्रोटेक्शन करूंगा इसकी और इसको रिस्टोरेशन कर दूंगा इसके असल मालिक के पास, लेकिन 2 महीने बीत जाते हैं तो बोलता है छोड़ना, मालिक मुलिक गया, मैं इसको कर लेता हूँ, मैं इसको रिटर्न कर लेता हूँ, ये मेरी याद से। तो अब मान के चलिए अब वो गुड़गांव में कोई व्यक्ति घूमने आया था, उसको वह लावारी संपत्ति मिल जाती है। अब लेकिन वो भाई छुट्टियां काट के चला जाता अपने तमिलनाडु वापस। अब क्या तमिलनाडु कोर्ट की जुरिडिक्शन बन जाएगी, क्योंकि गुड़गांव से लावारी संपत्ति उठा के वो ले गया तो तमिलनाडु में, ऑब्वियसली तमिलनाडु कोर्ट की भी जुरिडिक्शन बन जाएगी इस केस में, और गुड़गांव कोर्ट की भी बनेगी, ठीक है। तो यह था 181 का 3। अब 181 का 4 हम पढ़ेंगे। एनी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, वही क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, किसी और की संपत्ति है मतलब, और वो उसको यूज करने लग जाता, मतलब यूज करने मिस अप्रोप्रिएट कर लेता है, या अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने लग जाता है, उसको कन्वर्ट कर देता है अपने मतलब के लिए, तो कोई मिस अप्रोप्रिएशन का अपराध है 403 का। और ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या सीबीटी का अपराध है 405 का, जो डेफिनेशन 406 में पनिशमेंट है इसका, जिसको मतलब किसी प्रॉपर्टी की एंट्रस्टमेंट दी हुई थी, उसने अब धोखा दिया है और अपने मतलब के लिए उसको यूज करने लग गया, तो सीबीटी हुआ ना। मे बी इंक्वायर्ड इनटू ट्राइड बाय कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड। अब मिस अप्रोप्रिएशन का और सीबीटी का अपराध कौन सी कोर्ट ट्राई करेगी, जिसकी लोकल क्षेत्रफल में वह अपराध घटा है, तो वह उसकी भी जुरिडिक्शन बनेगी, और किसकी बनेगी, कोर्ट की। और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द ऑफेंस, या कोई भाग है कोई प्रॉपर्टी का, और वो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट है किसके, भाई वो अपराध का सब्जेक्ट है। अब एक प्रॉपर्टी मिस अप्रोप्रिएट हुई है, एक प्रॉपर्टी के रिलेटेड ही सीबीटी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, तो अब वो प्रॉपर्टी क्या हुई अपराध के लिए, भाई वो प्रॉपर्टी नहीं होती तो क्या एफआईआर होती, नहीं होती कभी भी। अब वो प्रॉपर्टी ही सब्जेक्ट मैटर है उस अपराध के लिए, ठीक है। तो और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑफेंस वाज रिसीव्ड और रिटेन्ड, जहाँ पे रिसीव की गई थी और जहाँ पे रिटेन्ड की गई थी। रिटेन्ड तो सीधा मिस अप्रोप्रिएशन के केस में होता है, और रिसीव सीधा एंट्रस्टमेंट के सीबीटी के केस में होता है, ठीक है। और वॉज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न और अकाउंटेड फॉर, या फिर वो प्रॉपर्टी देनी थी। एक व्यक्ति को एक प्रिंटर सौंपा गया कि भाई मैं छुट्टी बनाने जा रहा हूँ, ये मेरा बहुत अच्छा प्रिंटर है, इसको संभाल के रखना। सौंपा क्या गया, इस प्रिंटर में खराबी थी, कोई प्रिंटर होगा एक व्यक्ति, मिस्टर एक्स के पास एक प्रिंटर होगा, उसमें खराबी थी, पर उसको छुट्टी काटने भी जाना था, तो सोच रहा है छुट्टी बनाने में चला जाता हूँ, जून का महीना है, और इस प्रिंटर को प्रिंटर शॉप पे दे जाऊंगा और वैसा ही कर देगा इसे। पर प्रिंटर शॉप का रिपेयर क्या करता है, सही तो कर देता है, पर फिर क्या करता है, उसको अपने मतलब के लिए उसको मिस अप्रोप्रिएट करने लग जाता है। धड़ाधड़ ऑर्डर लेता है प्रिंटिंग के, कम से कम दिन में इस प्रिंटर से कम 5,000 पेज निकाल रहा है, और जो इसमें रिफिल थी वो रिफिल को खत्म कर देता है। अब उसका मालिक आता है, बोले यार मैंने तो प्रिंटर सही करवा दिया, तूने कर दिया, वो बोला हाँ कर दिया सर, ये लो। तो वो देखता है अरे इसमें तो रिफिल नहीं है बिल्कुल भी, तूने लगता है इसको यूज़ किया, मैंने तो बिल्कुल भरवाई दी है नई रिफिल 5,000 रुपये लगा के। तो उसने क्या किया, उस प्रिंटर रिपेयर वाले ने मिस अप्रोप्रिएट किया ना। तो कह रहा जहाँ पे अब उसने प्रिंटर शॉप थी, मान के चलिए वो गुड़गांव का रहने वाला था वो व्यक्ति, जो प्रिंटर जिसका खराब हुआ था, और वो दिल्ली में छोड़ के उस प्रिंटर को एयरपोर्ट पे चला जाता है छुट्टियां बनाने, मतलब एयरपोर्ट से बैठ के कहीं भी चला जाता है। तो अब दिल्ली कोर्ट की भी जुरिडिक्शन बन जाएगी, क्योंकि प्रिंटर को कहाँ वो किया गया था, एंट्रस्टमेंट कहाँ हुई थी उसकी, दिल्ली में हुई थी ना, तो दिल्ली कोर्ट की भी जुरिडिक्शन बन जाएगी, ठीक है। और अकाउंटेड फॉर,
या कोई हिसाब किताब देना था, तो अगर वहाँ गड़बड़बाजी हुई है, किसी क्लर्क या सर्वेंट ने की है, तो वहाँ की बन जाएगी। ठीक है, बाय द अक्यूज पर्सन, किसने, उस अपराधी ने। अब 181 का 5, एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स द पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। अब कोई अपराध ऐसा है जिसमें क्या इंक्लूडेड है, क्या शामिल है, कोई स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी की गई संपत्ति की पोजेशन, कब्जा शामिल है। मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड। तो अगर जहाँ पे वो सामान चोरी हुआ था, तो उस कोर्ट की भी जुरिडिक्शन बन जाएगी। और कहाँ पे बनेगी, और द स्टोलन प्रॉपर्टी वाज पोजेस्ड बाय एनी पर्सन, या वो स्टोलन प्रॉपर्टी, जो चोरी की गई संपत्ति, वो किसी व्यक्ति को बेची गई थी और उसने अब कब्जे में रखी हुई है वो चोरी की गई संपत्ति। हु रिसीव्ड, जिसने रिसीव प्राप्त की, और रिटेन्ड इट, प्राप्त करने के बाद अपने पास बनाई रखी, रिटेन करी मतलब कंटिन्यू पोजेशन में। नोइंग और हैविंग रीजंस टू बिलीव इट टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, और उसको पता है, जिसने वह स्टोलन प्रॉपर्टी प्राप्त की है ना, कि यह चोरी की संपत्ति है, तो वहां को उस कोर्ट की भी जुरिडिक्शन बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा वो 181 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये सेक्शन 182 प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो मेंस के लिए। 182 को कोई नहीं पूछता, ये पोस्ट पुराना हो चुका है, नया पुराना इतना तो नहीं हुआ, लेकिन प्री के लिए 182 इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सेक्शन 183 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वोएज। अब अपराध घटा है कहाँ पर, एक जर्नी में और एक वोएज में। जर्नी मतलब कोई ट्रेन की जर्नी चल रही थी, उसमें अपराध घटा है। ठीक है, तो पहले बॉडी पढ़ते फिर एग्जांपल बताऊंगा इसका। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड वाइल्स द पर्सन बाय और अगेंस्ट होम, जब एक अपराध घटा है एक व्यक्ति के विरुद्ध, और जब वो व्यक्ति क्या कर रहा था, होम और द थिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड, उस व्यक्ति के ऊपर अपराध घटा है या उस व्यक्ति की वस्तु के ऊपर कोई अपराध घटा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग अ जर्नी, और वो व्यक्ति है, वो वस्तु एक जर्नी पर है, मतलब एक यात्रा पर है, और वोएज। द ऑफेंस में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय कोर्ट थ्रू और इनटू हुज लोकल जुरिडिक्शन द डेट प्लेस और थिंग पास्ड इन द कोर्स ऑफ डेट जर्नी और वोएज। अब जिस जगह से वह वस्तु या वह व्यक्ति निकला जिसके ऊपर अपराध घटने वाला है, अब जिस जगह से वह निकला, उस इस कोर्ट की, उस इस इलाके की जुरिडिक्शन बन जाएगी। अब मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। मिस्टर ए है एक, वो दिल्ली रेलवे स्टेशन से बैठा, ठीक है, ट्रेन में, और उसको जाना था उज्जैन। अब उज्जैन के लिए वो जा रहा था दर्शन करने महाकालेश्वर भगवान के। अब मिस्टर ए के पास उसका एक आईफोन भी था, कुछ पैसे भी थे, पर्स भी थे, ठीक है, और उसके पास उसका बैग भी था। ठीक है, उसके बैग में था उसका एयरपोर्ट, आईपोड, उसका सब कुछ था, उसका मतलब आईपैड वगैरह सब कुछ था। अब क्या होता है, ट्रेन चलती है दिल्ली से, ट्रेन चल के जाती है भाई, विभिन्न तरह के स्टेशन आते हैं बीच में। अब मान के चलिए कोई मध्य प्रदेश में कोई स्टेशन आ जाता है, जिसको बोलते हैं अगर मालवा बोलते हैं, तो अगर मालवा का स्टेशन आ जाता है। अब वो व्यक्ति जो दिल्ली से बैठा है वो अगर मालवा पहुंच जाता है, वो अभी ट्रेन में ही है, क्योंकि अगर मालवा से उज्जैन 200 किलोमीटर हो रहा है, 2-3 स्टेशन और बीच में आएंगे। तो अगर मालवा में एक चोर एंटर कर जाता है स्टेशन पे, और उसको देखता है भाई इतना मालदार पार्टी ट्रेन में आज किस तरह, तो मतलब इसके ऊपर तो हाथ साफ करना पड़ेगा। तो अब जैसे ट्रेन चल पड़ती है, वो 2-3 स्टेशन भी नहीं जा पाती, अगर मालवा के अगले स्टेशन तक ट्रेन पहुंचती है, और वह चोर उस व्यक्ति का पर्स चुरा लेता है, जिसमें कि बहुत सारे पैसे होते हैं, 50,000 रुपये होते हैं, कार्ड वगैरह होते हैं। और पर्स नहीं चुराता, चैन खोल के उसके बैग की, वो टांगे रखा होता है, उसकी चैन खोल कर उसके बैग की आईपैड भी निकाल लेता है उसका। तो भाई पर्स लिया और वह लिया, आईपैड लिया, तो अब जो दूसरा स्टेशन होता है उस पर चोर नीचे उतर लेता है, क्योंकि भाई उसको अपने घर भी तो आना है, अगर मालवा का वो नागरिक होता है। तो अब जुरिडिक्शन बता रहा है, अब जुरिडिक्शन कहाँ पे बनेगी, लेकिन अब जो विक्टिम बना चोरी का, उसको पता लगा जाके सीधा उज्जैन स्टेशन पे कि मेरे साथ चोरी घट चुकी है, सॉरी, फिर अब जुरिडिक्शन कहाँ की बनेगी, अगर मालवा या उसके अगले स्टेशन की जहाँ पे चोरी हुई है, या अगर मालवा से लेके उज्जैन तक की बनेगी जुरिडिक्शन, बताइए आप ही खुद ही। नहीं, जुरिडिक्शन बनेगी अगर मालवा से लेके उज्जैन रेलवे स्टेशन तक की, क्योंकि उसको, उस विक्टिम को जिसके साथ चोरी घटी है, उसको नॉलेज में कहाँ पे आया, उसके दिमाग में कहाँ पे आया कि भाई तेरे साथ चोरी घट चुकी है, उसको तो उज्जैन रेलवे स्टेशन पे आया ना, तो वो कंप्लेंट कहाँ पे करेगा, भगा अगर मालवा पुलिस थाने में आएगा एमपी में, या फिर वो जाएगा सीधा वहां पर उज्जैन के पुलिस स्टेशन में, वो वहां पर जाएगा। और जुरिडिक्शन अब कोई से भी इलाके की बन सकती है, ठीक है, अगर मालवा की भी, जो बीच में 2-3 स्टेशन आए थे उनकी भी, और उज्जैन की भी, पर दिल्ली की नहीं बनेगी जहां से वो बैठा था, क्योंकि वहां पे तो दिल्ली से लेके अगर मालवा तक तो कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं था ना, ठीक है, यात्रा तो उसकी दिल्ली से चालू हुई थी, उसको जाना था उज्जैन, लेकिन उसके साथ ऑफेंस कहाँ से उसकी ट्रांजेक्शन चली अपराध की, अगर मालवा स्टेशन से चली एमपी में। तो अब दिल्ली से लेके अगर मालवा तक के जितने भी इलाके आए उनकी जुरिडिक्शन नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 183
अभी ये बचे हुए, अब एक घंटे 5 मिनट की वीडियो होगी, अब ये बचे हुए जो 184 से लेके 189 तक ये कल करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो यहीं करते ख़त्म, बहुत समझा दिया आज, तो अब ये कल करते हैं, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।